बिसरी यादें वो भुलाई नहीं जाती। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक और यूनुस हमदम भूली बिसरी यादें लेकर हाज़िर खिदमत है। आज हम पाकिस्तान के एक लेजेंडरी शख्सियत जनाब मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान से अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ किया और अपना नाम जो है बनाया पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आज हमारे साथ यूनुस हमदम साहब भी हमारे साथ हैं। यूनुस हमदम साहब ने पाकिस्तान में संगीता प्रोडक्शन और रंगीला प्रोडक्शन में काम किया, पाकिस्तान की फ़िल्मों के लिए गीत भी लिखे और निगार इखबार में भी ये काम करते रहे। यह यूनुस हमदम साहब को मेरा सलाम। जी, यूनुस हमदम साहब, वालेकुम सलाम कुरैशी भाई, मेरा सलाम। बड़ी खुशी की बात है, आप कराची की मस्ताना हवाओं में हैं और हम न्यू जर्सी की यकबस्ता फ़ज़ाओं में। जी, जो है मुस्तफ़ा कुरैशी साहब कराची की गर्म हवाओं में और हम सर्द हवाओं में। मैं कनाडा में हूँ और यूनुस हमदम साहब न्यू जर्सी में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी, पहले हम जिक्र करेंगे, आपने रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से शुरू किया। आपसे सवाल हम करते हैं कि किस तरह आपने रेडियो पाकिस्तान से स्टार्ट लिया और उसके बाद फिल्मों में कैसे आए? मेरी तालीम जारी थी जी, और 1955 में, अच्छा, 1955 में हैदराबाद में रेडियो स्टेशन की इंस्टॉलेशन हुई थी। जी, उस दौर में वजीर इत्तलात और नशरियात पीर अली मोहम्मद शाह राशिदी साहब थे। जी, उन्होंने ओपनिंग की थी और ऑन एयर फिजाओं में जो आवाज गई थी वो रुबीना की गई थी। वो मेरी बीवी तब नहीं थी, वो तो बाद में बनी। जी, जी, लेकिन उन्होंने हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह अलैह की काफी तेरे पवंदी सान चवंदी सान रही बन रात बम्भोर में, ये गाकर तो फिजाओं में वो आवाज नशर हुई थी पहली बार। जी। तो जब हमारे शहर में रेडियो स्टेशन खुला तो हमें एक जज्बा पैदा हुआ कि भाई हमारी भी आवाज जानी चाहिए रेडियो से। अच्छा। और हमें नहीं पता था कि मेरी आवाज कोई काबिल नशर है भी कि नहीं। जी, जी। तो रेडियो वालों को भी आवाजों की जरूरत थी। बहरहाल मैंने फिर ऑडिशन वगैरह दी, मैं सिलेक्ट भी हो गया। तो पहला प्रोग्राम जो मेरा ऑन एयर गया या मेरी आवाज जो नशर हुई वो एक सिंधी प्रोग्राम था। उसका टाइटल था असांजो पाकिस्तान, यानी मेरा पाकिस्तान। जी, जी। तो मैं अपनी जेब में चंद पैसे भी ले गया था कि हमारी आवाज फिजाओं में दिलवाई गई है तो जाहिर है कुछ पैसे लेंगे। जी। तो मैं वो प्रोग्राम करके बाहर स्टूडियो से निकला, कॉरिडोर में खड़ा था तो एक चपरासी आया कि जी आपको ड्यूटी ऑफिसर बुला रहा है। अच्छा। तो मैंने कहा ओके, अब पैसे देने पड़े। तो मैं उसके ड्यूटी रूम में गया। अच्छा। तो उसने मुझसे एक कागज पे साइन लिए और बजाय मुझसे पैसे लेने के मुझे 10 रुपए का चेक दिया। अच्छा। वो 10 रुपए जो है उसकी जो खुशी है वो 10 रुपए आज के 10 लाख के बराबर है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, पहली कमाई थी। इस तरह फिर रेडियो में हम शुरू हुए। फिर मैंने ड्रामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट आता था, ड्रामे किए। फिर 15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर महीने का हुआ, उसके बाद ईयरली हुआ। अच्छा। जब साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसको फिर कहते थे स्टाफ आर्टिस्ट। अच्छा। तो स्टाफ आर्टिस्ट में मैंने रेडियो से तमाम प्रोग्राम किए। अच्छा। ड्रामे भी किए, गीतों भरी कहानी भी मैं पढ़ता था, खतों के जवाब भी मैं पढ़ता था, बच्चों के प्रोग्राम का भी मैं इंचार्ज हुआ, वो भी मैं ब्रॉडकास्ट किया करता था। और अनाउंसर भी बना, अनाउंसमेंट भी मैं करता था। और ये तमाम बातें, हत्ता कि मैं एक
मजहबी प्रोग्राम भी करता था। जी जी। उसका टाइटल था मारिफुल कुरान। अच्छा। वो रेडियो पाकिस्तान कराची से नशर होता था, जी जो जी। तमाम पाकिस्तान के रेडियो स्टेशन से नशर होता था। तो ये जो स्टेशन हैदराबाद में अभी आरजी तौर पे खुला था, जी वो जी। 1 किलोवाट का था। अच्छा। तो ये इसकी मजलिस एक ही होती थी, शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक। अच्छा। तो उसमें फिर 5 बजे तिलावत मैं करता था, और उसका जो तशहीर और तफसीर होती थी, जो सुबह एहतिशामुल अख्तानवी साहब ब्रॉडकास्ट किया करते थे रेडियो पाकिस्तान कराची से, जी जी जी। उसका तर्जमा करके मैं ब्रॉडकास्ट करता था। माशाअल्लाह। तो और वो जुम्मे का दिन होता था। जी तो जी। इस तरह हमने, उसके बाद तो खैर मेरी एजुकेशन भी साथ साथ जारी रही। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद मैंने अप्लाई किया, तो मुझे ड्यूटी ऑफिसर करके रेडियो पाकिस्तान कराची में रखा गया। अच्छा अच्छा अच्छा। और कराची में ड्यूटी, ये बंदर रोड पर कराची के बिल्डिंग हुआ करती थी रेडियो स्टेशन, और जहां बड़े गाहक अनाउंसर्स मेरे अंडर में होते थे। जी जी जी। अच्छा। उसमें बड़े बड़े नाम हैं, आगा जान, तलत हुसैन की वालदा, शाइस्ता बेगम, साजिद हसन, अब्दुल हकीम, विरासत मिर्जा, ये अच्छा। बड़े बड़े नाम थे। वो अनाउंसर्स होते थे। और लेकिन मैं ये सारी बातें जरा प्रिसाइज करके मैं बताना चाह रहा हूं कि जो कुछ मैंने हासिल किया, जी जो कुछ मैंने सीखा, वो उस दौर के रेडियो से, जी। रेडियो पाकिस्तान की जो एक हमने नशस्तों पर खास वहां से सीखी। जी जी हमने जी। बोलने का तरीका, बोलने का अंदाज, और जबान, तलफ्फुज, सही तलफ्फुज किस तरह बोला जाए, और कहाँ स्ट्रेस दिया जाए, कहाँ किस लफ्ज पर स्ट्रेस दिया जाए, और गैप पास दिया जाए, ये तमाम चीजें रेडियो पाकिस्तान से हमने सीखी। फिर रेडियो पाकिस्तान में जो मुल्क के बड़े बड़े दानिश्वर शायर आते थे, तो उनकी सोहबतों में भी हम रहे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, और वही चीज मुझे आगे जाकर फिल्म में काम आई। जी जी जी। अच्छा, ये फिल्म में आप जब ये जिन्हें आपने रेडियो पाकिस्तान के मुतालिक बताया, और इसके बाद आप ये जो फिल्म है लाखों में एक, पहली फिल्म थी आपकी गालबन, उसमें आप कैसे एंटर हुए, फिल्म में कैसे आ गए? उसका यूं है, मैं तो एक्टर बनना ही नहीं चाहता था जी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी तो एक्चुअली जो तालीम जारी थी, तो मेरा जो मोटो था वो था कि मैं फोर्स ज्वाइन करूंगा। अच्छा। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर, वो हुआ यूं कि अभी तालीम जारी थी, रेडियो पर भी था मैं, तो लाहौर से एक फिल्म की टीम आई थी, आग का दरिया। जी जी जी। फिल्म अच्छा। थी, उसकी लोकेशन सिंध में थी। अच्छा। सिंध में नसरपुर में उसकी लोकेशन थी, जिसमें मोहम्मद अली, शमीम आरा, साकी साहब जी जी। और एक्टर्स वगैरह उसके कैमरामैन थे, बड़े सीनियर मोस्ट और बड़े जबरदस्त कैमरामैन थे, और जिनके शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द आज भी फिल्मों में या टीवी पर काम कर रहे हैं, वो थे रजा मीर साहब। जी बिल्कुल। और तो मैं वहाँ शूटिंग देखने के लिए गया था। अच्छा। तो मोहम्मद अली तो मेरा साथी था, वो भी रेडियो हैदराबाद से ही फिल्मों में आया था, वो पहले आ चुका था। और तो मैं एक्चुअली शमीम आरा को देखने और मिलने गया था। अच्छा। तो वहाँ आधा पौना घंटा बैठकर सबसे मिल मिलाकर मैं आ गया। अच्छा। दूसरे दिन मुझे साकी साहब ने फोन किया कि जी आपको रजा मीर साहब ने, जो उस फिल्म में फोटोग्राफर की हैसियत से थे, वो अपनी फिल्म जिसके वो खुद प्रोड्यूसर भी थे और डायरेक्टर भी थे, वो थी लाखों में एक, जिसकी तमाम कास्ट उन्होंने फाइनलाइज की हुई थी, एक कैरेक्टर रहता था। अच्छा। तो मुझे उस कैरेक्टर के लिए उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा। तो मैंने इनकार किया, मैंने कहा कि नहीं, मैं एक्टर बनना नहीं चाहता, और मैंने बिल्कुल, लेकिन देखिए जो पुराने और बड़े लोग होते हैं ना,
उनका एक नजरिया होता है, जी, जी, उनकी एक निगाह होती है, जी, जी, उनकी जी, एक सोच होती है। जी, तो रजा साहब ने कहा कि जी ये लड़का अगर नहीं करेगा वो कैरेक्टर तो मैं फिल्म ही नहीं बनाऊंगा। क्या बात। फिर वो मुझसे कहलवाते रहे, मोहम्मद अली से कहलवाना, रेडियो स्टेशन के जो डायरेक्टर थे उनसे कहलवाना ये, लेकिन मैंने कहा जी नहीं, मैं न तालीम छोड़ूंगा न मैं फिल्में करूंगा। बिलाखिर वो रेडियो स्टेशन पर भी आए, मुझे कायल करने की कोशिश की, मुझे कहानी सुनाई, कहा जी शमीम आरा के साथ आपकी शादी हो जाती है। तो मैंने कहा भाई मैं शमीम आरा को देखने आया था बहसियत फनकार के, और मैं कोई शादी वादी का सिलसिला मेरा नहीं है, ना मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन ये लोग फिर 20-25 दिन आका दरिया की शूटिंग करके लाहौर चले गए, वहां से भी ये मुझे कहलवाते रहे। अच्छा। आखिर एक ऐसा सिलसिला हुआ कि अच्छा उसमें मेरा हिंदू कैरेक्टर था जी। अब हिंदू जो अब 65 की वॉर हो चुकी थी जी, उसमें जंग के हवाले से रेडियो पर हमने भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए थे जहां हमारी फौजों ने जंग लड़ी थी कामयाबी के साथ। वहां हमने भी, पाकिस्तान के फनकारों ने भी आवाज की जंग लड़ी थी। जी जी। तो एक हिंदू से तो नहीं, हिंदू तो हमारे भाई है जो इंडिया में हिंदू रहते हैं वो, और यहाँ हम जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में भी हिंदू काफी रहते हैं, बिल्कुल रहते हमारा उनसे बिल्कुल मोहब्बतों वाला रिश्ता है। हम इंडिया और पाकिस्तान में पीपल्स टू पीपल तो करीब होना चाहते हैं, मोहब्बतों को फरोग देना चाहते हैं, लेकिन अलबत्ता चंद एक सियासी मसाइल कुछ ऐसे हैं जिससे हुकूमतों की आपस में नहीं बन रही। तो उस हवाले से तो मैंने कहा जी नहीं, मैं ये कैरेक्टर नहीं करूंगा। लेकिन मेरे उस्ताद थे सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अल्लामा काजी जी। ये अल्लामा से मुराद ये कोई दाढ़ी वाले या मौलवी नहीं थे। अच्छा। ही वॉज जस्ट अ लॉर्ड, बड़े पढ़े लिखे, और उनकी वाइफ जो थी वो जर्मन वाइफ थी, उन्होंने काजी एल्सा नाम था उनका। और मैं उनके पास बच्चों के प्रोग्राम के हवाले से गया था। एक सीरीज मैंने शुरू की थी माय चाइल्डहुड, मेरा बचपन। तो उसमें जो भी सिंध की बड़ी शख्सियात थी उनमें भुट्टो साहब भी थे, अल्लामा काजी थे, डॉक्टर नबी बख्श बलोच थे, एक इब्रोही साहब थे, बड़े बड़े लोग बच्चों के दरमियान बैठकर वो अपनी बचपन के हालात सुनाएंगे कि मैं भी जब बच्चा था स्कूल जाता था, नहीं जाता था। तो आज वही बच्चा आज इतनी बड़ी हैसियत और शख्सियत के मालिक है। ये उस प्रोग्राम का मेरा उसके तो मैंने अल्लामा काजी साहब के पास भी मैं इसलिए गया था। अच्छा। फिर आते आते मैंने उनसे कहा कि सर मुझे एक फिल्म ऑफर हुई है और उसमें हिंदू कैरेक्टर था, तो मैंने इनकार किया। मैंने को सोचा कि ये मुझे शाबाश देंगे, मेरी पीठ ठपकेंगे, लेकिन अल्लामा साहब ने कहा कि बाबा क्यों इनकार किया। मैंने कहा सर हिंदू कैरेक्टर। कहने लगा तो क्या हो गया, कुदरत आपसे कुर्बानी ले रही है कि आप हिंदू कैरेक्टर जो कि निगेटिव होगा, आपके सामने जो मुसलमान हीरो है, आप गालियां इनवाइट करके, नफरतें इनवाइट करके अपने सामने हीरो जो मुसलमान है उस को उजागर करेंगे। डू इट। फिर मेरी समझ में आया, फिर ये लाहौर से फोन आए, फिर मैंने वो किरदार। अच्छा, ये अभी हम देखें एक जो ये लाखों में एक जो है क्लिप जो है जो आप के डायलॉग हैं, ये 1967 में ये फिल्म बनी थी लाखों में एक, और शमीम आरा साहिबा के सामने शमीम आरा साहिबा के सामने मुस्तफा कुरैशी साहब के डायलॉग्स का एक क्लिप हम पेश करते हैं। फिल्म है लाखों में एक। सुंदर नार बड़ी अलबेली, तूने लकड़ियां काटने की इजाजत किससे ली है? कल भी मैं तुझसे यही पूछना चाहता था, मगर तू दूर से चल निकली थी। किससे इजाजत लेनी पड़ेगी? अफसर जंगलात से। मुझे मालूम नहीं वो कहाँ होते हैं। तुझे मालूम नहीं वो कहाँ होता है? तेरे सामने ही तो खड़ा है मधुसूदन लाल, अफसर जंगलात। हमसे इजाजत मांगो वरना लकड़ियां नहीं मिलेंगी।
और जो फिर तूने निडरपन से काम लिया तो इसका हर्जाना देना पड़ेगा। गलती हो गई, आइंदा नहीं काटूंगी। कल और परसों जो काट के ले गई थी उसके दाम कौन चुकाएगा? बापू से कह दूंगी, वो आकर चुका देंगे। बापू से क्या मिलेगा? ये तो तेरा मेरा सौदा है। हरिओम। ओहो, तुम कहां से टपक पड़े इस वक्त? बुलबुल हाथ से निकल गई। बुलबुल का क्या है, जब चाहो पिंजरे में डलवा दूं। वो कैसे? ऐसे वैसे नहीं। तो फिर? फिर सही। पहले ये बताइए, सुंदर अलबेली नार मन को भाई? क्यों नहीं? तो फिर क्यों ना इसे चरणों की दासी बनवा दें? ये काम तो तुम ही पूरा कर सकते हो। मैं तो नहीं, हाँ, धन ही सब काम पूरे करवाता है महाशय। धन ही धन है। मैंने कहा जयराम जी की। मैंने भी कहा जयराम जी की महाराज। शादी की तैयारी करो महाशय, बात 16 ने पक्की हो गई। पक्की हो गई महाराज? महाराज अब तो हम तेरे प्राणनाथ और तेरा तन मन सब हमारा है। हम तेरी सुंदरता से खेलेंगे, तेरी मधुर नजरों से अपने मन को लुभाएंगे, तेरे सिडौल बाजुओं को पकड़ पकड़ कर अपने दिल को ठंडक पहुंचाएंगे। बोल, अब तू क्या करेगी? जंगल में उस दिन तो कतरा के चल निकली थी तितली, मगर अब कहां जाएगी? ये तूने क्या किया? तू तो मेरी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नियां भला इस तरह हाथ छुड़ाकर अलग हो सकती हैं? ये तो अपने अरमानों की रात है। तुझको अपने सारे अरमान आज मेरी झोली में उधेल देने होंगे। ये आनाकानी क्यों हो रही है? मुझे कुछ कहना है। कहने सुनने की तो रात है ही। मेरा तन लेकर आप क्या करेंगी? अपना मन तो मैं आपको दे नहीं सकती, इसलिए कि मुद्दत हुई वो तो मैंने अपने मन चाहे देवता को सौंप दिया था, और उसी दिन से वो मेरे देवता का हो गया है। साफ साफ बता, तो कहना क्या चाहती है? मुझे जो कुछ कहना था कह दिया। वो नीच आदमी कौन है? वो नीच नहीं, वो तो देवता समान है। अपना शरीर भी तू उसको दे बैठी है। वो शरीर का पुजारी नहीं था, मेरा उसका बंधन प्राण का बंधन था। मेरे अंगन की जुबान पर उसी का नाम है। मेरे जन्म जन्म का साथी वही है, मेरा असली मालिक वही है। आप चाहे मुझे काट कर फेंक दें, मुझे अपने पैरों तले रोंद कर रख दें, मगर मैं अपने पास आपको नहीं आने दूंगी। यही बात थी तो फिर तूने शादी के लिए हाँ क्यों कह दी? बापू की खुशी के लिए मुझे हाँ कहनी पड़ी। तो फिर इसका नतीजा भी तुझी को भुगतना पड़ेगा। जी हमदम साहब, एक गीत हम देखते और सुनते हैं। ये फिल्म थी आग और आंसू। इसका मेरे पास एक क्लिप भी है जो हम क्लिप बाद में देखेंगे। अच्छा। जिसमें मुस्तफ़ा कुरैशी साहब भी हैं और कवि खान साहब भी हैं। ये फिल्म थी 1976 में, ये फिल्म बनी थी जी। आग और आंसू। इसमें बहुत पावरफुल रोल था मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का। और ये गीत है छनन छनन क्यों बोले घुंघरू। आवाज़ थी नाहिद अख्तर साहिबा की, शायर थे अली सुफियान आफाकी साहब, मौसीकी थी निसार बज़मी साहब की। और इस गीत में जो है मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और कवि खान साहब नज़र आ रहे हैं। देखिए और सुनिए। छनन छन क्यों बोले घुंघरू, छनन छन क्यों बोले घुंघरू, काली काली रतिया
अब इसी फिल्म का एक क्लिप हम देखते हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के डायलॉग्स हैं, फिल्म आग और आंसू, और उनके साथ स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं कवि खान साहब। बस वही तो हमारे बेटे का इलाज है। कौन है वो, कहाँ रहती है, उसे फौरन हमारे पास ले आओ, हम उसके लिए मुंह मांगी कीमत देंगे। क्या बात है, तुम खामोश क्यों हो गए? चचा हुजूर, मैं उसके घर गया था, उसकी माँ से भी मिला था। तो फिर उसका मुतालबा सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। क्या मुतालबा है उसका? 50,000, लाख, 2 लाख? वो पैसा नहीं मांगती चचा हुजूर। तो क्या मांगती है? सिर्फ इज्जत की तलबगार है। इज्जत? जी हाँ, वो सिर्फ इस शर्त पर अपनी बेटी देने को तैयार है कि आप उसे अपनी बहू बना लें। इसके सिवा उसे और कोई शर्त मंजूर नहीं। वो मक्कार औरत हमारी मजबूरी से नाजायज फायदा उठाना चाहती है। कौन है वो लोग? बहुत गरीब लोग हैं। खानदान क्या है? जी वो हसनाबाद के नवाब अख्तर अली की बेटी है। नवाब साहब के इंतकाल के बाद खानदान वालों ने माँ बेटी को हवेली से बाहर निकाल दिया। समझ गया, तवाइफ है। लेकिन उसकी माँ पेशावर तवाइफ नहीं थी। नवाब मरहूम ने उससे बाकायदा निकाह किया था। मगर उसके रगों में एक तवाइफ का खून है। लेकिन इसके बाद हम एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि हम अपने बेटे की शादी एक तवाइफजादी से करके अपने खानदान की इज्जत खाक में मिला दें? हमारी जिंदगी में ये नहीं हो सकता। सोच लीजिए चचा हुजूर, ये सलीम मियाँ की जिंदगी का सवाल है। वो इस खानदान के आखिरी चश्म चिराग है। लेकिन इस चिराग से हम अपने घर को आग नहीं लगा सकते। तुम इसके लिए कोई और इलाज तलाश करो। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। सोच लीजिए चचा हुजूर, ये सलीम मियाँ की जिंदगी का सवाल है। वो इस खानदान के आखिरी चश्म चिराग है। सलीम मियाँ की हालत बिगड़ती जा रही है चचा हुजूर। अगर यही हाल रहा तो उन्हें जंजीरों में बांधना होगा। मजबूरी है, इसके सिवा कोई इलाज नहीं। हमें उसकी हर शर्त मंजूर है। निकाह खामोशी से होगा। तुम आज ही जाकर उसे ले आओ। उसे लाने के लिए आपको जाना होगा चचा हुजूर। औलाद की खातिर हमें जहर का ये घोंट भी पीना पड़ेगा। जी कुरैशी साहब, फिर आपने कुछ फिल्मों में, क्योंकि आपने जब 1967 में मुझे लगता है हमदम साहब के पास कोई क्वेश्चन होगा, मैं इससे पहले कि मैं एक दूसरा सवाल करूं। हमदम साहब, कोई सवाल आपका कुरैशी साहब के साथ? कुरैशी भाई, अगर आप फिल्मी दुनिया में आए और आके छा गए बेहद विलन, लेकिन अगर आप फिल्मी दुनिया में ना आते तो किस प्रोफेशन को आप चूज करते? मैं आगे मैं खुद बताता हूँ आपको। अभी जब लाखों में एक की बात हो रही थी, जी जी, तो उसको जरा मुकम्मल करते हैं कि मैं खुशनसीब था। अच्छा। कि मुझे पहली फिल्म लाखों में ऐसी मिली जिसकी टीम जो थी, अच्छा, बहुत ही बड़े लोग थे और बड़े मुहज्जब लोग थे। जी रजा मीर साहब, इसके राइटर जिया सरहदी साहब, जो कि बड़े सगीर के बड़े राइटर और जिन्होंने इंडिया में भी फिल्में लिखी और डायरेक्ट की। जी, फिर मौसीकी में निसार बज़मी साहब,
जी। और उस दौर की टॉप की हीरोइन शमीम आरा साहब, एजाज दुरानी साहब जी। और मलिका तरन्नुम नूर जहां के सुपर हिट गाने, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए जैसे गाने उसमें थे। जी। तो बल्कि जब मुझे लाहौर बुलाया गया था तो यहाँ लाहौर एवर्न्यू स्टूडियो में लाखों में एक ही फिल्म का गाना रिकॉर्ड हो रहा था, यही चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। नूर जहां रिहर्सल कर रही थी, निसार बज़मी साहब भी मौजूद थे और रजा मीर साहब भी मौजूद थे। तो रजा मीर साहब ने मेरा तारुफ करवाया था मलिका तरन्नुम नूर जहां से कि सिंध से मैंने इस लड़के को इस फिल्म में लिया हुआ है। अच्छा। तो नूर जहां ने पेशगोई की थी कि ये लड़का बहुत कामयाब होगा। वाह। और उनकी पेशगोई आज मैं देखता हूँ, मैं खुद को भी देखता हूँ कि अच्छा ही सही साबित हुई है। वो जब फिल्म सुपर हिट हो गई तो फिर तो चल सो चल हो गई। जी जी जी। वो तो फिर उसके बाद मैं तो वो शूटिंग करके मैं हैदराबाद वापस आ जाता था, क्योंकि मैं फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमए किया, मैंने सिंध यूनिवर्सिटी में वो फिर दूसरी फिल्म, फिर तीसरी फिल्म, इस तरह फिर मैं सेटल नहीं हुआ था लाहौर में। मैं हैदराबाद शूटिंग करके वापस, दूसरी फिल्म मेरी थी पिया मिलन की आस। अच्छा। मोहम्मद अली, हुस्ना और ये लोग थे। और फिर तीसरी फिल्म थी मेरी कटारी, वो भी सुपर हिट थी। जी 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 वो जी। इस तरह में तो शुरू में कोई 2-2.5 साल मैंने उर्दू ही फिल्में की और मेरी अक्सर जोड़ी मोहम्मद अली के साथ रही। वो हीरो होते थे, मैं निगेटिव होता था, विलेन होता था। तो लेकिन बाज ऐसी फिल्में भी हैं मोहम्मद अली के सामने जो मैंने पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी किए, जैसे मोहम्मद अली, शबनम और मैं। तो मुनव्वर सईद, वो फिल्म थी आबरू, जिसमें मेरा पॉजिटिव कैरेक्टर है। जी जी जी। इस तरह और कई उर्दू फिल्में, जंजीर थी, अपना फूल और पत्थर, बहारें फिर भी आएंगी, आरजू, कई फिल्में मैंने उर्दू की वो करता था। पंजाबी फिल्म वाले मुझे करते थे कि जी पंजाबी फिल्म करें, तो पंजाबी मेरी जबान नहीं थी। तो अभी हम बात करेंगे। मैं ये बताता चलूं, अभी जो क्वेश्चन किया था यूनुस हमदम साहब ने कि अगर आप अगर फिल्म एक्टर ना होते तो क्या होते, तो मैं हमदम साहब, मुझे जितना मुझे मालूम है, इसके बाद मुस्तफा कुरैशी साहब से हम पूछेंगे आपका सवाल कि मुस्तफा कुरैशी साहब ने इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ है। जी। क्योंकि मैंने इनको जी एमए किया हुआ आपने। और मैंने इनको, जब ये मौला जट रिलीज हुई थी तो ये टोरंटो आए थे और मैंने इनकी बातें जब सुनी थी तो ये कुरान शरीफ का हवाला देते थे, इस्लामिक हिस्ट्री का हवाला देते हर बात में। जब हम कोई सवाल करते थे या बैठते थे तो इनके पास इतना नॉलेज था उस इस्लामिक हिस्ट्री के मुतालिक, तो हम सुनते थे इनको। जी, अब हमदम साहब ने जो क्वेश्चन किया था कि अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते। मैंने अर्ज किया था, मैंने शुरू में कहा था कि मैं फोर्स ज्वाइन करना चाहता था। अच्छा, ठीक है। हाँ, फोर्स। और उसमें मेरी बिल्ट भी ऐसी थी और स्कूल और कॉलेज के जमाने में बॉडी बिल्डिंग भी करता था। बल्कि मैं इंटरव्यू भी दिया था मैंने एजुकेशन के साथ साथ। जब मैं स्कूल में था, एक मेजर साहब आते थे, वो हमें जंग के जो सिलसिले हैं वो लेक्चर देते थे। फिर मार्च पास्ट भी होता था और उसको कहते, हम कोर्स किया था वो जूनियर कैडेट कोर्प्स के नाम से, JCC वो होता था। लेकिन बहरहाल अल्लाह को मंजूर ये नहीं था, यही था कि मैं फिल्म एक्टर बनूं। लेकिन जो खिदमत जी देखें, जब 1960 में असलम परवेज साहब जो थे, ये विलन का रोल अदा किया उन्होंने सहेली में, और मैं समझता हूँ कि आपके आने तक जो असलम परवेज साहब थे वो हर फिल्म में विलन का रोल अदा करते थे। लेकिन आपने जब फिल्म इंडस्ट्री में आप आए हैं और विलन का रोल अदा करना शुरू किया है,
तो एक जैसा होता है ना, एक रवायती विलन, उस टाइप के जो करेक्टर आपने नहीं किए, चाहे वो पंजाबी में आपने किया, आपका बोलने का स्टाइल, आपका चलने का स्टाइल, वो एक अपना आपने अपना एक स्टाइल दिया। क्या कहते हैं आप? जी हाँ, वही मैं कहूंगा कि जो बोलने का अंदाज, जो डायलॉग्स डिलीवरी का था जी, वो रेडियो की तरबियत। अच्छा, वो रेडियो जिसका मोनोग्राम ही है कुलू लिन्ना से हुस्ना जी, साथ हुस्न बोलो, मीठा बोलो, आप लोगों के दिल जीत लेंगे। मैं विलन के निगेटिव कैरेक्टर्स में भी मैं धीमा बोलता था। जी जी, पहले वाले जो विलन होते थे, जैसे पंजाबी फिल्मों में मजहर शाह साहब थे या और थे, वो लाउड बोलते थे। जी बिल्कुल। तो अच्छा, उसके बाद जब पंजाबी फिल्म करने के लिए मैंने हामी भर ली, तो उसमें एक बात मैं और कहता चलूं कि वो मेरी पहली पंजाबी फिल्म थी चार खून दे प्यासे। चार खून दे प्यासे, उसमें बड़ा प्यासा मैं था। अच्छा उसमें मुनव्वर सईद भी थे। अच्छा, हालांकि आज तो माशरे में खैर कई प्यासे हैं। अच्छा, अल्लाह रहम करे अपना। और उसके डायरेक्टर थे अल्ताफ हुसैन साहब, जिसका हाल ही में इंतकाल हो गया जी। तो वो भी सुपरहिट हो गई थी चार खून दे प्यासे। तो उसके बाद फिर पंजाबी फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। फिर सुल्तान राही के साथ मेरी जोड़ी एस्टेब्लिश हो गई जी जी। तो क्योंकि पंजाबी फिल्में फिर कोई 90% पंजाबी फिल्में बनती थी, उर्दू फिल्में कोई 5 या 10% रह गई थी। बल्कि जो वो और वो प्रोड्यूसर्स और वो डायरेक्टर्स जो सिर्फ उर्दू ही फिल्में बनाते थे या जो एक्टर्स उर्दू ही फिल्में करते थे, जैसे मोहम्मद अली भी, नदीम भी, तो वो भी पंजाबी में आ गए थे। जी 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 जी। तो इतनी ये, और फिर हमारी ये राही के साथ जोड़ी जो थी ये कोई 28-27 साल चली है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और उसमें कामयाब फिल्मों की अक्सरियत है। उसमें बी क्लास भी है, फ्लॉप भी है। लेकिन जो वो दौर ऐसा था कि जो फ्लॉप फिल्म भी होती थी वो भी प्रोड्यूसर को पैसे दे जाती थी। वो उसको नुकसान नहीं होता था, क्योंकि जब एक नई फिल्म होती थी उसका यूनुस हमदम साहब को ये सारा पता है। वो उस दौर में मौजूद हुआ करते थे। बल्कि यूनुस हमदम साहब ने तो अपनी किताब में लिखा था कि फिल्म दुनिया हर दौर में एक तिलिस्माती दुनिया रही है। क्या बात है। मैं यूनुस हमदम साहब देखा आपको पढ़ते रहे हैं ये बड़ा अदब, शेरो अदब का तो बड़ा रहा है इनका भाई। बल्कि ये भी लिखा है कि उसकी चमक दमक ने अनगिनत आंखों को सुहाने ख्वाबों का अंदिया दिया है। वाह क्या बात है। यूनुस हमदम साहब की यूनुस हमदम साहब की बड़ी खिदमत थी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से। उन्होंने बहुत अच्छे गाने लिखे, बहुत कुछ किया। यही बात है मुस्तफा कुरैशी साहब के। हमने यकीन कीजिएगा कि हमारा कोई मॉनेटरी इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जो हम प्रोग्राम करते हैं अपने पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, जिन्होंने फिल्मों में काम किया, विलन हैं, जो भी हैं, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो एक्टर्स हैं उनकी बहुत बड़ी खिदमत हैं और उन्होंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए, फ़नून लतीफ़ा के लिए बहुत बड़ा काम किया। और हम ये जो प्रोग्राम है भूली बिसरी यादें, ये हम तकरीबन 4-5 साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसमें हमारे यूनुस हमदम साहब हैं, ये न्यू जर्सी से आते हैं ये प्रोग्राम। और फिर हमारे ताहिर यूसुफ साहब हैं, ये मिशिगन जो है जो हमारे गाने सिलेक्ट करते हैं। फिर ज़ीशान साहब हैं और आमिर अहमद साहब हैं जो हमारे साथ रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये हमारा कोई मॉनेटरी, यकीन कीजिएगा कि हम इस प्रोग्राम में कोई हमारी ऐड भी नहीं है, कोई हम ऐड भी नहीं लगाते। और हम चाहते हैं, मैंने आपसे कोई डिमांड भी नहीं की। नहीं मुझे हमें नहीं आप जी आपने कटारी का जिक्र किया। एक्टर जो है ना उसकी डिमांड वो करती है हमेशा से।
मैं 80s में कनाडा आया था। जी 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 तो टोरंटो में मेरी फिल्म चल रही थी एक सिनेमा में, मौला जट, जी जी बिल्कुल। जहां उस सिनेमा के ओनर ने मेरी बड़ी खिदमत की थी, और फिर बिलखुसूस हमारे सिख भाई जो हैं, जी जी सिख बरादरी ने मेरी बड़ी वहाँ खिदमत की थी, और बहुत उन्होंने मुझे सराहा था, मेरी हौसला अफजाई हुई थी। जी मैं उन सब का आज भी शुक्रिया अदा करता जी। हूँ। वो जो आपने कटारी फिल्म का जिक्र किया, वो जो फिल्म के डायरेक्टर थे वो मेरे चचा थे, रजा खान साहब। कौन? वो सिनेमा के मालिक जो थे? नहीं, वो तो क्या नहीं थे, वो तो थे ना मुबारक सिनेमा वाले नहीं। मैं ये रजा खान जो डायरेक्टर थे, जो फिल्म डायरेक्टर जी थे, हाँ, जिन्होंने कटारी बनाई थी। जी, कटारी बनाई थी। जी, अभी अभी जी हाँ, जी अभी हम जिक्र कर रहे थे, अभी जो हमें बताइएगा कि आप आ गए पंजाबी फिल्मों में, चार खून दे प्यासे तो बाद, फिर उसके बाद आप आ गए मौला जट और बाबर खान, और बड़ी फिल्मों में आपने काम किया। आपने विलन के रोल भी अदा किए, और बाद में आपने पॉजिटिव रोल, हीरो के रोल भी अदा किए। मुख्तलिफ फिल्म स्टार मुमताज़ साहिबा ने हमें आपके बारे में जो है बताया और ट्रिब्यूट पेश किया आपको। उन्होंने हमें क्लिप भेजा कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जो हैं, जब उनका प्रोग्राम करो तो ये क्लिप ज़रूर लगाइएगा। तो हम वो क्लिप भी इस प्रोग्राम में लगाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं जो सबसे बड़ी, मैं चाहता हूँ कि रुबीना कुरैशी साहिबा, अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे, आमीन आमीन जी। उनकी जो शख्सियत थी, मैं समझता हूँ कि आपके साथ उनकी जोड़ी, मैं समझता हूँ कि एक बेमिसाल जोड़ी। उनके मुतालिक तो मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब जो थे वो उनको अद्दी कहा करते थे। जी, अद्दी बहन, मतलब सिंधी में अद्दी बहन को कहते हैं ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो भुट्टो साहब ने उनको चाइना वगैरह में भी शायद भेजा था, मतलब सकाफती ताइफा के साथ। तो ज़रा उनके मुतालिक बताइएगा कि उनके साथ आपके शादी कैसे हुई और किस तरह। रुबीना की एक बड़ी भरपूर जिंदगी थी। मुझे तो कोई जानता नहीं था। अच्छा। वो बहुत बड़ा नाम था उनका। जब वो भी रेडियो में थी, मैं भी रेडियो में था, उनका वो म्यूजिक सेक्शन में थी, मैं ड्रामा सेक्शन में आ गया। लेकिन वो ड्रामे भी करती थी, ड्रामों में भी एक्ट करती थी और सिंगिंग में भी। तो वो भी स्टूडेंट थी, क्योंकि मैंने जब कहा था रेडियो वालों को आवाजों की जरूरत थी, तो उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को कहा था कि हमें दें लड़कियां। तो रुबीना अपने स्कूल में, फिर कॉलेज में मीलाद शरीफ होता था तो नाते पढ़ती थी, और कौमी तराना असेंबली होती थी तो कौमी तराना गाती थी। तो आवाज थी, सुर था, सेंस था, लय थी। तो उनकी जो प्रिंसिपल थी आपा शम्स अब्बासी, वो उनको रेडियो स्टेशन ले आई थी, और वो फिर इस तरह रेडियो स्टेशन में उन्होंने शुरू किया था। तो उन्होंने आरिफाना सूफियाना कलाम से शुरू किया। शाह अब्दुल लतीफ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह, सज्जद सरमस्त, ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, बुल्ले शाह, बेदिल, बेकस, इनके हजरत खलद लाल साहब। ये मैं आपको बताऊं, जो धमाल है खलद लाल साहब रहमतुल्लाह अलैह की, सबसे पहले रुबीना ने ही गाई थी। अच्छा। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन। क्या बात। तो उसके बाद एक फिल्म बनी थी पंजाबी, जबरू के नाम से, जिसमें नजीर अली म्यूजिक डायरेक्टर थे। उन्होंने ये धुन, इसी धुन में वो धमाल की थी, रिकॉर्ड की थी उस फिल्म में। जी जी। क्योंकि वो फिल्म तो कोई लेट 60s या 70s में बनी थी, जबकि ये कलंदर शहबाज की धमाल रुबीना ने 50s में और 60s में गाई थी। हाँ जी।
तो इस तरह ये सफर, फिर हमने जब रेडियो में हम साथ थे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई और बिलाखिर शादी भी हो गई। हम फिर लाहौर आ गए तो उन्होंने फिर कुर्बानी दी कि वो घर बैठ गई, मैं फिल्मों में बिजी हो गया। लेकिन जो भी हेड ऑफ स्टेट आता था जी, वो उसके लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपना कोई डिनर होता था तो डिनर के बाद 1 घंटे का वो मौसीकी का प्रोग्राम जरूर रखते थे। अच्छा। वो फनकारों की बड़ी कदर किया करते थे और बल्कि लाड़काना में अल मुर्तजा में उन्होंने छोटा सा ऑडिटोरियम भी बनाया हुआ था। क्या बात। जिसपे स्टेज के आगे 7-8 कुर्सियों की रोज भी हुआ करती थी। अच्छा। तो जैसे एक दौर में इमरजेंसी मीटिंग में शहंशाह ईरान आए थे। अच्छा। तो तो हम लाहौर में होते थे तो भुट्टो साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी ने फोन किया रुबीना को कि आपने लाड़काना आना है। तो उन्होंने माजरत की रुबीना ने कि नहीं मैं नहीं आ सकती क्योंकि बच्चा छोटा था। अच्छा। तो भुट्टो साहब ने फिर खुद फोन किया कि अदी आपने आना है और जहाज दिया। और क्या है कि भुट्टो साहब चाहते थे कि जो फनकार मेरे अपने फनकार हो जी, मेरे अपने पाकिस्तान के जो फोक गाने वाले और जिनकी बॉडी लैंग्वेज भी सही हो वो उन्हीं को वो ज्यादा वो लाते थे। जी जी। तो इस तरह वहां उन्होंने रुबीना ने दबाल गाई थी पर्शियन में तर्जमा करके फारसी में, क्योंकि शहंशाह ईरान वाज देयर। वो चीफ गेस्ट थे वो उनके। इसी तरह टर्किश अतातुर्क यादगार यहाँ लाड़काना में हुआ था तो उसके लिए आए थे टर्की के सदर, उसमें भी फिर रुबीना को बुलाया गया था। तो जब रुबीना गा रही थी तो उसने टर्किश जबान में गाना गाया। क्या बात है। वो टर्किश जबान का जो उसका जो मफहूम था वो 2 देशों की दोस्ती के हवाले से था। उसकी धुन भी टर्किश थी और अल्फाज भी टर्किश थे। क्या बात। मैं पीछे दूसरी के तीसरे रो में बैठा था तो टर्की के सदर ने उनसे भुट्टो साहब से पूछा कि इज शी टर्किश, ये क्या टर्किश लड़की है जो इसका प्रोनाउंसिएशन बड़ा सही है। तो भुट्टो साहब ने एक बड़ा तारीखी जवाब दिया था कि नो शी बिलोंग्स टू माय प्रोविंस, मेरे सूबे से ताल्लुक रखती है। क्या अच्छा, इसके साथ जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में थे आलमगीर भी था जी। तो आलमगीर गाता नहीं था, गिटार बजाता था। अच्छा। तो वो गिटार में इनके साथ रुबीना के साथ संगत कर रहा था। अच्छा। प्रोग्राम हो गया, हम लाहौर आ गए तो आलमगीर ने रुबीना को फिर फोन किया कराची से कि ये जो आपने टर्की में गाना गाया है ये मैं गा लूं। इजाजत ली उसने, उसकी ये बरखुरदारी थी। तो रुबीना ने कहा अभी गा लो कोई बात नहीं। तो आलमगीर ने उसको उर्दू में तर्जमा करवा के उसी वजन बहर में वो गाया जहां से आलमगीर पहचाना गया। क्या बात। वो उसका उर्दू में गाना था, देखा न था जी, कभी हमने जी जी ठीक है, सोचा न था जी जी। तो वो गाना था। तो इस तरह रुबीना वो पहली आर्टिस्ट की दोस्ती के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही है। जी जी। और रुबीना ने वहाँ चाइना में जाकर माओजी तुंग के डिनर में वही चाइनीज में जबान में गाना सीखकर चाइनीज गाना गा लिया। क्या बात है। चाइनीज जबान का गाना अगर आपको इसमें कहीं से मिल जाए, गूगल से कहीं से, तो वो भी आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो गोया चाइनीज गाना गाकर चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती को मजीद स्ट्रेथन किया। उसके बाद भुट्टो साहब ने रुबीना को इंडोनेशिया भेजा। अच्छा। जहां सदर स्वीकारनो के सामने जाकर इंडोनेशियन जबान में गाना गा लिया। क्या बात है। इस तरह फिर उन्होंने, और जब पाकिस्तान में तो उन्होंने सिंधी के बाद उर्दू, गजल, गीत, पंजाबी, सराइकी, पश्तो
बलोची, बंगाली, सारी जबानों में उन्होंने गाने गाए थे। जी जी जी। हम उनकी ये गज़ल आज अपने नाज़रीन और सामीन को सुनाएंगे और दिखाएंगे। हिमायत अली शाहिद साहब की गज़ल जो उन्होंने गाई थी PTV पे। अच्छा, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जिक्र होता है, थोड़ी सी सियासी बात कि भुट्टो साहब को फांसी हो गई और मैंने ये सुना है कि ये मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने, क्योंकि भुट्टो साहब की जब फांसी हुई है तो उनकी कब्र पे जो है लगाया गया था, मतलब कब्र पे जा कोई नहीं सकता था, वहाँ पे उन्होंने फौजी खड़े कर दिए थे। लेकिन मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने कहा कि वो मेरे दोस्त थे, मैं अगर सिंध जाऊँगा तो मैं उनकी कब्र पे ज़रूर जाऊँगा, मैंने उनकी कब्र पे फातिहा ज़रूर पढ़नी है। इसमें कितनी हकीकत है सर? ये उनकी बरियल के बाद जी, कोई एक हफ्ते के ही बाद मैं और रुबीना दोनों हम गए थे लाड़काना जी, कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से लाड़काना जी। तो हैदराबाद से लाड़काना जब हम जा रहे थे तो हर फरलांग पर 1-1 किलोमीटर पर आर्मी भी और पुलिस भी रोकते थे। अच्छा। तो फिर जब मुझे देखते थे कि मैं, वो मुझे पहचानते थे फिल्म एक्टर के हवाले से, तो फिर वो जाने देते थे। अच्छा। इस तरह कर करके मैं लाड़काना हम पहुंचे। लाड़काने में उस वक्त अशफाक मेमन साहब DC थे। अच्छा। तो वहां हमने लंच किया, तो वो DC तो अब DC थे, वो जा नहीं सकते थे। तो मैंने कहा नहीं, हम खुद जाएंगे। तो फिर हम वहां से गड़ी खुदा बख्श, जहाँ उनका कब्रिस्तान था, वहां हम गए। तो बहुत सख्ती थी, लेकिन हमें जाने दिया जा रहा था। आखिरी चौकी जो थी गड़ी खुदा बख्श की तरफ जाते हुए, तो वहां तांगे वाले और ये रिक्शे वाले खड़े थे, शहीद बाबा के लिए सवारी, शहीद बाबा के लिए सवारी, यूं आवाजें लगा रहे थे। आर्मी भी खड़ी थी। फिर हम और आगे गए खुदा बख्श के अंदर कब्रिस्तान तक। तो आखिरी चौकी कब्रिस्तान से पहले वहां पर हमें रोका, गाड़ी को चेक किया। तो जब तक बच्चे थे, बूढ़े थे, वो फूलों के हार बेच रहे थे, शहीद बाबा के लिए फूल, शहीद बाबा के लिए फूल। तो वो करके हम आए। हम सोच रहे थे कि कब्रिस्तान में कोई भी नहीं होगा, यानी इतनी सख्ती थी कि, लेकिन जब अब आज तो खैर बहुत मजार बन गया है, तब ये ऐसा मजार नहीं था। तो जब हम अंदर दाखिल हुए हैं तो यकीन कीजिए कि हम हैरान रह गए कि ये इतने लोग ये कहां से, आसमान से उतरे हैं, कहां से उतरे हैं। वो जो बैन डाल रहे थे और तिलावत कुरान शरीफ की हो रही थी, नाते हो रही थी, और अभी कच्ची थी। तो वहां हम फातिहा पढ़ी। उसके बाद फिर हम नौदेरो आए। नौदेरो जो उनका गांव था, वहां जी जी बिल्कुल। तो वहां फिर रुबीना हवेली में अंदर गई, तो भुट्टो साहब की जो पहली बेगम शीरीन अमीर बेगम, उनके साथ फातिहा करने के लिए मैं बाहर, उनके भाई बैठे थे भुट्टो साहब के, बिल्कुल हम शक्ल, थोड़ा रंग में फर्क था, तो और कई लोग बैठे थे। तो मैं फिर वहां बैठ गया। तो लोगों ने उनको बताया, उनके भाई को, कि ये मुस्तफा कुरैशी आए हैं लाहौर से। उन्होंने मुझे क्या नाम था उनके भाई का नाम क्या था? मेरा ख्याल है मुजफ्फर भुट्टो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरा ख्याल है मुजफ्फर भुट्टो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो फिर मुझे उठा, मुझे फिर अंदर ले गए, हॉल था, वहां फिर हम बैठे। तो वहां मैंने देखा दीवारों में टाइल्स जो है वो निकली हुई थी। वो टाइल्स थी जो सिंध की एक खास टाइल्स होती है, काशी का काम उसको कहते हैं। अच्छा। रंगों का। वो भुट्टो साहब को बड़ा शौक होता था, ये फोक के जो अपने सिले थे वो
उन्होंने काशी की टाइल्स लगवाई हुई थी, वो निकली हुई थी। तो मैंने पूछा ये क्या है, क्यों निकली है? तो उसने बताया कि ये कल ही आर्मी वाले आए थे और वो कागजात की तलाश थी उनको, तो वो समझ रहे थे कि इसके पीछे कोई कागजात होंगे वगैरह ये वो। खैर इतने में मैं आधा पौना घंटा बैठे थे, फिर रुबीना भी हवेली से बाहर आई, तो एक कैफियत सी तारी थी। अब मैं ड्राइव कर रहा था, रुबीना मेरे साथ बैठी थी, हम वापस आ रहे थे, तो मैंने पूछा कि आप अंदर गई तो क्या देखा, क्या बात हुई? तो कहने लगी मैंने श्री नमीर बेगम से पूछा, मैंने उनसे पूछा कि आपने देखा था? तो श्री नमीर बेगम ने बताया कि हाँ, मैंने बाहर कहलवा के भेजा था कि मैं देखना चाहती हूँ। तो उन्होंने डेड बॉडी अंदर, यानी उनको ये जो भी मेजर इंचार्ज था बरियल का, उसने अपने रिस्क पर, वो भुट्टो साहब का आशिक था, वो तारीख लिखती है कि वो तो रोता रहा जब वो दफन कर रहा था। तो उसके बाद में पता चला कि वो मेजर पता नहीं गायब ही हो गया। अच्छा। तो वो उसने भेजा था, तो कह रहे जी वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे मासूम बच्चा सो रहा है, और गले में काली पट्टी थी, और इस तरह वो हमने देखा। तो ये तारीख है। जी जी। और उसके बाद जाहिर है जब ज़िया-उल-हक की हुकूमत थी तो मैं तो खुल्लम खुल्ला मेरी तकरीरें भी होती थी, इंटरव्यूज में भी मैं बोलता था, मेरे स्टेटमेंट्स भी आती थी फिल्मों के साथ साथ। जी जी। बल्कि मैं आपको इसमें एक और बात बताता चलूं, आपके लिसनर्स को पता चले, आज की जनरेशन को पता चले कि अपना एक शादी थी कराची में। अच्छा। जब मोहम्मद खान जुनेजो साहब प्राइम मिनिस्टर थे जी, और ज़िया-उल-हक सदर थे, मोहम्मद खान जुनेजो प्राइम मिनिस्टर थे। तो मोहम्मद खान जुनेजो की बेटी की शादी, हमारे दोस्त थे सिंध के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, सैयद फजल अली शाह जाबूट। अच्छा। जो आर्टिस्ट थे, फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, फिल्में बनाई भी एस गुल के नाम से। अच्छा। उनके बेटे के साथ वो शादी थी, बड़ी शादी थी। तो वहाँ यहाँ कराची क्लब में वो जो बड़े थे, बड़ी डाइनिंग टेबल थी, उसपे सारे चीफ ऑफ स्टाफ उस दौर के, और पीर पगाड़ो, जेम्स सैयद और ज़िया-उल-हक और ये सारे वो बैठे थे, और बाकी बुफे था, हम खड़े थे सब, और वहाँ अपना एम्बेसडर्स थे, मिनिस्टर्स थे, ये वो सारे। जब सब उठने लगे तो पीसा पगाड़ो तो पहले चले गए, जेम्स सैयद बुजुर्ग थे वो भी पहले चले गए। तो जब ज़िया-उल-हक उठे तो हम खड़े थे साइड में, मेरे साथ साकी साहब भी थे और काजी आबिद, हमारे दूर के रिश्तेदार भी होते थे, जी। वो मिनिस्टर कल्चर भी रह चुके थे जी। तो वो थे, हम खड़े थे। तो ज़िया साहब सलाम करते करते मेरे सामने से जब गुजरे तो खड़े हो गए। अब साथ उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी, मोहम्मद खान जुनेजो प्राइम मिनिस्टर भी, चीफ ऑफ स्टाफ भी, ये सारे उनके साथ। तो कहने लगे ओ क्या हाल है गुरई साहब, नाम लेकर मेरा। मैंने कहा जी ठीक है, मेहरबानी जी, शुक्र अल्लाह का। कहने लगे वो सुनाए, वो तो सुनाए। मैंने कहा जी क्या? कहने लगे वो जो आपकी फिल्म का डायलॉग है। अब क्या है कि ज़िया साहब को फिल्में देखने का बड़ा शौक था जी। हम जब इस्लामाबाद शूटिंग के लिए जाते थे तो इस्लामाबाद में एक वीडियो वाले की दुकान थी। अच्छा। वो हमें बताता था कि आज इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी फुला फिल्में वीडियो प्रेसिडेंट हाउस में गई हैं। अच्छा। तो मौलाना जब उन्होंने कोई बुला के कोई 3-4 बार देखी थी तो और उन्होंने बैन की थी। अच्छा। लेकिन बाद में प्रोड्यूसर ने, सवर भट्टी साहब ने हाई कोर्ट से स्टे लिया था, जिस पर वो 4.5 साल चलती रही। अच्छा। सवर भट्टी का नाम आया है तो परसों ही उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन आमीन। तो मैं समझ गया कि कौन सा डायलॉग सुनना चाह रहे हैं। लेकिन तो मैंने कहा सर अगर ये है कि मैं तो सुनाऊं, लेकिन शर्त है कि इसके जवाब में आप भी सुनाएंगे।
अच्छा। अब वो जब शादी हुई थी उसको इनकी हुकूमत को 9 साल हुए थे। अच्छा। ज़िया-उल-हक की हुकूमत को 9 साल हुए थे जब वो शादी हुई थी, वो तकरीब थी। तो मैंने वो मौला जट का डायलॉग के नवाया सोनिया हंस कर वो जाने लगे तो मैंने रोका। मैंने कहा सर अब इसके जवाब में आप नहीं तो आपकी तरफ से मुझे इजाजत हो कि मैं बता दूं, कह दूं जवाब में। अच्छा जी बोले बोले, और आसपास जो भी थे उनको कह रहे थे कि सुनो जी सुनो सुनो। मैंने कहा सर मैंने कहा ना कि नवाया सोनिया ते आप कहते हैं कि आया थे 90 दिन नहीं पर 9 साल हो गए हंसते 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 वो जनाब आगे बढ़ गए। अच्छा। अब पीछे जनाब वो जो सिक्योरिटी वाले थे, इंटेलिजेंस वाले थे, वो यूं अलर्ट हो गए। अच्छा। मैंने कहा जी मैंने गलत तो नहीं कहा, ये तारीख है, दुनिया ने सुना। उनकी पहली तकरीर जो थी कि उन्होंने ये ऐलान किया था कि मैं 90 दिन में इलेक्शंस करवाऊंगा। जी जी। तो ये सारी बातें, उसके अलावा भी ज़िया-उल-हक के हवाले से और कई वाकयात, कई बातें हैं। अब आते हैं फिल्मों की तरफ। फिल्मों की तरफ आते हैं। ये हमदम साहब जो फिल्म बनी थी जिसके बता रहे हैं मौला जट। अच्छा। मौला जट जो भी फिल्में मैंने देखी अपना मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की पंजाबी फिल्में, जो विलन है वो बड़ा प्यार से बोल रहा है जी, और जो हीरो है वो चीख रहा है जी। अब बड़े अपने सुल्तान राय साहब ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को संभाला हुआ था, लेकिन उनकी आवाज में वो बड़ी ऊंचा बोलते थे फिल्म में। और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जो थे, मैंने कहा ना कि बड़े उन्होंने एक ट्रेंड चेंज कर दिया विलन का। जी। अच्छा, ये मुस्तफ़ा कुरैशी साहब आपने जो सुल्तान राही साहब के साथ बड़ी फिल्मों में काम किया, तो ये बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि देखिए फिल्म की कामयाबी में सुल्तान राही साहब के साथ साथ आपका भी हिस्सा था। तो क्योंकि जब फिल्मों में कोई हीरो होता है तो वो कोशिश वो ये करते हैं कि किसी न किसी तरीके से उनके डायलॉग ज़्यादा हों या उनका काम ज़्यादा हो, और जो उनके जो साथ एक्टर्स काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा कट में ये होता रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, आपको तो मालूम है किस तरह। तो क्या आपके साथ भी कोई ऐसा कुछ सिलसिला हुआ? देखिए जी, राय साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े इंसान थे। मैं तो बड़ा, अभी इसी महीने में 9 जनवरी में उनकी बरसी भी थी जी, तो बस अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मुझे पंजाबी फिल्म में जैसे मैंने पहले बताया कि वो मेरी जबान नहीं थी, लेकिन वो मैंने फिर कर ली तो फिर जरा अच्छा, मेरी वो एक जो कमजोरी थी जबान के हवाले से जी। वो मेरी खूबी बन गई। वो खूबी यूं बनी कि जब राय साहब के साथ मेरी पहली फिल्म थी जी, मौला जट से भी पहले जी 2 फिल्में पंजाबी की हमारी सुपरहिट हो चुकी थी। अच्छा। एक थी जेलर ते कैदी जी, और दूसरी थी लाइसेंस जी। और दोनों फिल्मों में जेलर ते कैदी में टाइटल मेरा ही था, राय साहब भी थे उसमें जी जी, क्योंकि जेलर भी जेलर आप थे जी, और अपनी ही जेल में मैं कैदी भी बन जाता हूँ। अच्छा। और दूसरी लाइसेंस में भी मेरा पॉजिटिव कैरेक्टर था, अच्छा, जो कि नजमा हीरोइन थी, राय साहब को चाहती है, मैं नजमा को चाहता था। जी जी जी। तो उसमें मेरा पॉजिटिव कैरेक्टर था वो दोनों में। तो ये सही कहा आपने कि राय साहब लाउड बोलते थे। जी जी। देखिए लाउडिज्म जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट नहीं है जी, लेकिन ये राय साहब का कमाल था कि लाउडिज्म में उन्होंने अपनी ऑडियंस क्रिएट की हुई थी। जी जी, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे बड़े सगीर में। जी बिल्कुल। अगर वो धीमा बोलते थे तो वो पसंद नहीं किए जाते थे जी। जब मेरा आमना सामना हुआ कि 2 आर्टिस्ट जब कैमरे के सामने होते हैं तो परफॉर्मेंस में एक दूसरे पर सबकत लेने की कोशिश करते हैं जी। तो वो जो लाउड बोल रहे हैं और मैं भी उससे ऊंचा बोलूं
तो मैं हूट हो जाता। जी। और वो तो पहले से एस्टेब्लिश थे, राय साहब मुझसे सीनियर भी थे, वो पहले एस्टेब्लिश हो चुके थे, उनकी पहले फिल्में हिट हो चुकी थी, वैशी जट वगैरह। तो मैं फिर ये सोचता रहा कि मैं इसका तोड़ कैसे बनाऊं। तो उसमें भी मैंने रेडियो को इस्तेमाल किया कि वो टीप के सुर पे बोल रहे हैं, मैं नीचे वाले सा के सुर पे स्माइल देके वो बोल रहे हैं कि मैं अपना कुछ चेहरा उनके सामने लाके स्माइल देके नवाया है सोनिया। तो ये एक लोगों के लिए एक नया अंदाज आ गया, नया अंदाज था कि विलेन धीमा बोल रहा है, हीरो लाउड बोल रहा है जी। और वो क्लैप हो गई। जब क्लैप हो गई तो फिर क्लैपों का सिलसिला आज तक जारी है। जी हाँ, क्या बात है, क्या बात है जी। तो ये भी इस तरह ये हमारी जोड़ी वो एस्टैब्लिश हो बड़ी। लेकिन अच्छा, हमदम ये राय साहब का जी, राय साहब की वजह से मैं भी हिट हुआ। जी जी जी। क्योंकि अगर वो लाउड ना बोलते तो मेरा ये जो अंदाज था ये नहीं हो सकता था। जी जी। हमदम साहब और कोई जो सवाल जी। अच्छा, जो बात कुरैशी भाई ने कही चाह रहे हैं जी जी, वो ये सही बात कही थी कि ये जो टेम्पो है ना, हाई और लो, इस टेम्पो को बरकरार रखने के लिए कुरैशी भाई ने जिस अंदाज से अपनी फिल्मों के अंदर यानी अपने आप को उजागर किया है ना, यही इनकी कामयाबी की जीत थी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही इनकी कामयाबी थी। अच्छा, ये अभी कुरैशी साहब, जो मैं गया हूँ लाहौर गया हूँ, तो ये अब चाहे वो बारी स्टूडियो है, चाहे वो एवेन्यू स्टूडियो है, एएम स्टूडियो है, शानूर स्टूडियो है, वहाँ पे कबूतरों ने डेरे लगाए हुए हैं। मतलब उजड़ चुके हैं। जो हमारे टेक्नीशियंस थे, फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग काम करते थे, जिनकी रोटी रोजी चलती थी फिल्म इंडस्ट्री के साथ, तो फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। क्या कोई तरीका है कि क्योंकि हमारी हुकूमतों ने भी, चाहे कोई भी हुकूमत हो, एक कभी फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया। सही बात। हालांकि हिंदुस्तान में कबूतरों जी जी जी, हिंदुस्तान में आप देखें को इसके कितना ज़र मुबादला जो फिल्में ला रही हैं, हमारी फिल्में भी उनके मुकाबले की फिल्में थीं, लेकिन ये क्या वजह है कि जो हमारी हुकूमतें हैं उन्होंने कभी भी फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया? और क्या इसकी फिल्म इंडस्ट्री की रिवाइवल हो सकती है? आपने कबूतरों का कहा जी, काश के कबूतर डेरा जमाते। अच्छा, क्योंकि कबूतर अक्सर दरगाहों पर होते हैं। जी जी। तो अब तो शानूर में गलियां बन गई, घर बन गए। एक छोटा सा हिस्सा उनकी शौकत रिजवी साहब के बेगम मैडम यास्मीन के हवाले है जी, लेकिन कोई फिल्म नहीं बन रही, कोई काम नहीं हो रहा। एम बंद हो गया, शबाब स्टूडियो भी बंद ही हो गया, और भारी स्टूडियो फ्लोर्स जो हैं वो गोदाम बन गए, अखबारों के बड़े बड़े ट्रक्स अंदर आते हैं। ये सारा सिवाय एवरन्यू स्टूडियो है जो आगा जी गुल के बेटों ने, अपना सज्जाद गुल ने कायम रखा हुआ है। अच्छा। साफ सुथरा रखा हुआ है, लेकिन फिल्म नहीं बन रही। फिल्म कोई एक आध दो बन रही होंगी, बाकी उसमें कोई टीवी के ड्रामे का कोई सेट लग जाता है या कॉमर्शियल ज्यादा हो जाती है। जी। तो ये सिलसिला है। अब यही बात मैं कई बार अपने इंटरव्यूज में भी हुकूमतों से मुतालिबा कर चुका हूँ, गुजारिश कर चुका हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री वो जैसे आपने भारत का नाम लिया जी, तो भारत की इकोनॉमी के इस्तेहकाम में वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री का भी बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। उन्होंने दुनिया में अपनी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है जहां से डॉलर्स आते हैं। जी, हम भी ऐसा कर सकते थे। जी, एक दौर था जब हमारी फिल्में भी बाहर दुनिया में लगती थी। जी। अब फिल्म ही नहीं है, मार्केटिंग नहीं है,
इन्वेस्टर्स हैं लेकिन वो नहीं आगे आते, कि जाहिर है जो इन्वेस्टर है वो चाहेगा कि मुझे वापस उसका प्रॉफिट भी हो। हुकूमतों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, सिवाय शहीद जुल्फिकार अली का दौर था भुट्टो का, जिन्होंने एक बाकायदा फिल्म इंडस्ट्री के फरोग के लिए इदारा बनाया था इस्लामाबाद में नेफ्टेक के नाम से, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसके तहत फिल्में भी बनी और हर साल बड़े पैमाने पे अवार्ड्स भी होते थे, और अवार्ड्स में अवार्ड के साथ साथ बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट राइटर, बेस्ट सिंगर, उनको पैसे भी मिलते थे, हौसला अफजाई होती थी, फिर वो और फिल्में मेहनत के साथ बनाते थे। तो ये सब कुछ खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो सिनेमा ओनर्स जो थे उनकी करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टीज थी, उन्होंने प्लाजे बनाने शुरू कर दिए, सनी में टूटते गए, करते 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 सारे पाकिस्तान से अब लाहौर में कोई जो सनी में है कोई 4-5 सनी में रह गए होंगे, और कराची में 100 सनी में थे, वहां भी अब कोई 10-12 सनी में रह गए। और अलबत्ता एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड जो सिनेप्लेक्सेस बने हैं, वो कुछ उसमें मॉल्स में, कुछ प्लाजाज में हॉल उनके बनाए गए हैं, लेकिन वो भी 2-3-4 जो बड़े शहर हैं वहां है। बाकी वो दौर था जब पूरे अंदरून सिंध में, अंदरून पंजाब, अंदरून के में भी सनी में होते थे, लोगों को तफरीह मिलती थी, उस तफरीह के साथ साथ लोग फिल्म से एजुकेट भी होते थे, वो सब खत्म हो गया। बल्कि ऐसे गांव, ऐसे देहातों में भी फिल्म दिखाई गई है पहले दौर में, जहां बिजली नहीं थी। थर्ड पार्टी जो फिल्म खरीदता था वो उस गांव में ले जाता था जनरेटर के साथ, खुले आसमान के नीचे रात को चटाइयां बिछाकर, प्रोजेक्टर लगाकर, स्क्रीन सामने लगाकर फिल्म चलाता था, जिसमें उस गांव के मजदूर, किसान, मेहनतकश 2 रुपए के 5 रुपए का टिकट खरीद कर चटाइयों पर बैठकर वो अपने सारे दिन की थकन को उतारते थे फिल्म को देखकर। उसको कहते थे टूरिंग टॉकीज, वो भी बंद हो गई पंजाबी में, बल्कि उसको कहते थे कश्ती टॉकीज। तो वो सब कुछ खत्म हो गया। इन्होंने, मैं कई बार इनके इंटरव्यूज में, मुलाकातों में कह चुका हूँ, लेकिन इस तरफ इनका आज की हुकूमतों का कोई ध्यान नहीं है। मार्केटिंग होगी तो फिल्म भी बनेगी। फिल्म और सिनेमा ये लाजिम मलजूम है। सिनेमा होगा तो फिल्म लगेगी, और फिल्म होगी तो सिनेमा भी होना चाहिए। जी, आखिर में हमारे नॉर्थ अमेरिका में जो हमारे सामीन हैं, हमारे देखने वाले, चूंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो रेडियो पर भी चलता है और टेलीविज़न पे भी। हमारा नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन 770 AM टोरंटो, और टेलीविज़न ई आवाज़ TV, और हमारी वेबसाइट, इस पे सब पे चलते हैं जब प्रोग्राम हमारा होता है। तो हमारे जो सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका में, उनके लिए कोई पैगाम आपकी तरफ से? बस जो हमारे पाकिस्तानी जहाँ भी रहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, अपना कनाडा में रहते हैं, सबको मेरा खुलूस दिल के साथ सलाम। और बस पाकिस्तान को न भूले, पाकिस्तान हमारी बुनियाद है। जो कुछ भी यहाँ कमजोरियां या कमियां या खामियां हैं वो सब हमारी ही है, हम ही उनको ठीक करेंगे। और फिल्म के हवाले से मैं बल्कि वहाँ के रहने वालों को जो कि साहिब सरवत हैं, जो ठीक ठाक अफोर्ड कर सकते हैं, उनको चाहूंगा कि आप लोग फिल्म बनाएं जी। हम आपका कोऑपरेट करेंगे। हमारी आज की हुकूमतों को भी हम जोर देंगे कि वो आपको आसानियां मुहैया करके दे। तो फिल्म बनाएं, और फिल्म उसकी मार्केट जो है वो फिर अब्रॉड में भी
कैप्चर की जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ कनाडा में भी सिनेमा में लगे, यूरोप में लगे, अमेरिका में लगे। हमें टैलेंट है हमारे पास, जी बिल्कुल, टैलेंट की कमी नहीं है। यूथ जो है वो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी जानती है, राइटर्स भी है, डायरेक्टर्स भी है, सब कुछ है। बल्कि बहुत खूबसूरत मुल्क है और उसकी जो लोकेशंस हैं वो ऐसी हैं कि हम दुनिया को दिखाएं कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है। और यहाँ के मौसम भी उनको उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगी, हर चीज है, लेकिन इन्वेस्टर नहीं है। अब फाइनेंसर होना चाहिए और हमारी हुकूमतें जो भी है उनको भी वो कोऑपरेट, मुझे लगता है वो करेगी, उनको इन्वेस्टर्स को इंशाल्लाह आना चाहिए। हमदम साहब, जो मुस्तफा कुरैशी साहब का हमने बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया, आप जो हैं उनके कोई बात करना चाहते हैं हम मुस्तफा कुरैशी साहब? बस मैं यही कहूँगा कि मेरा ख्याल है कुरैशी भाई ने जिस दर्दमंदी के साथ इस पस मंजर को बयान किया है कि इंडस्ट्री को जो खत्म कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, तो इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। लेकिन ये बात जरूरी है कि फिल्म को अगर आप बरकरार रखोगे तो आप फिल्म से अपनी तहजीब को, अपनी सकाफत को आप उजागर कर सकते हो पूरी दुनिया के लिए। तो कुरैशी भाई ने बहुत अच्छी बात कही है और मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि जिस अंदाज से इन्होंने अपनी कुछ याददाश्तें बयान की हैं, मैं इनको मशवरा दूंगा कि आप अपनी एक किताब भी लिखें। जी ताकि एहसास हो कि एक एक्टर जो है एक्टर भी हो सकता है। आप इनके साथ जाके हमदम साहब, आप जब जाएंगे पाकिस्तान तो कुरैशी साहब के साथ बैठ के आप इनकी याददाश्तें आप खुद लिखें और इनके नाम से शायर करवाएं। अच्छा, मुझे एक बात याद आ रही है कि एक फिल्म थी लाल आंधी, तो उसकी शूटिंग, वो उसका वो राजस्थानी पस मंजर था जी। तो दो डाकुओं की कहानी थी, मुस्तफा कुरैशी और आसिफ खान। अच्छा, तो हम लोग शूटिंग करने के बाद जब रात को होटल आया करते थे, तो थोड़ी सी दिलचस्प बातें हुआ करती थी, शेर और शायरी हुआ करती थी, तो मुझे वो सारी बातें याद आती हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि कुरैशी भाई ने उसमें जो किरदार अदा किया था वो उस फिल्म की जान था, लाल आंधी, और संगीता ने उसकी डायरेक्शन दी थी। तो मैं बहुत इस बात से बड़ा यानी मुझे तो बड़ा एहसास है कि जिस दर्दमंदी के साथ कुरैशी भाई ने पाकिस्तान के लिए, हमारे अपने मुआशरे के बिगाड़ को संवारने के लिए बातें कही है, काश ये ऐसा हो सके और हमारी इंडस्ट्री दोबारा से सरवाइव करे। जी हमदम भाई, जो आज का जो इंटरव्यू है अपना मुस्तफा कुरैशी साहब के साथ, मैं समझता हूँ कि इस किस्म का इंटरव्यू उन्होंने दिल खोल के जी बहुत और तमाम सच्ची बातें कही, पाकिस्तान की सियासत के मुतालिक, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के मुतालिक बातें की हैं। सर बहुत बातें तो बहुत है जी, बातें तो बहुत हैं। इंशाल्लाह कभी मेरा कनाडा आना हुआ जरूर तो हम मिलकर बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह। बस आखिर की मेरी जो ख्वाहिश है कि उम्र भर जलने का इतना तो सिला पाएंगे हम, वाह, उम्र भर जलने का इतना तो सिला पाएंगे हम, बुझते बुझते चंद शम्मे तो जला जाएंगे। वाह वाह वाह, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी करे, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे और आपकी लंबी जिंदगी करे, और अल्लाह ताला रुबीना साहिबा को गरीके रहमत करे। बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, उनकी गज़ल भी हमने लगाई और उनके मुतालिक मैं समझता हूँ कि आपके साथ एक मशवरा करके उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी, जो आपने बताया टर्किश प्रोग्राम और चाइनीज़ प्रोग्राम और जो भी किए, हम एक मुकम्मल प्रोग्राम जो है रुबीना साहिबा पे करेंगे और आप का मशवरा लेंगे और आपसे आपके पास जो कुछ है उनके मुतालिक। एक बात करना चाहता हूँ जी कि आप कनाडा में हैं और कनाडा में हमारे बहुत ही मुहसिन वही इलाकों में एक की जो बात हुई थी जी, उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर रजा मीर साहब भी कनाडा ही की जमीन में हैं जी। उनके बेटे आसिफ रजा मीर साहब कनाडा की जमीन में वो दफन है जी। इसी तरह हमारे बहुत प्यारे दोस्त कभी भी वही है जी, कभी भी हैं जी जी, हम उनके जनाजे पे गए थे। हाँ, ये बस उनके लिए, सबके लिए मेरी दुआएं हैं, अल्लाह उनके दर्जात हमायत अली शायर भी यहीं पे हैं
जी जी उनकी हिमायत अली शायर जो हिमायत अली थे शायर। उनकी डेथ भी यहीं पे हुई है, उनकी कब्र भी यहीं है। किसकी? हिमायत अली शायर साहब, हिमायत अली शायर, जी हाँ। जी जी वो मेरा साथी था, रेडियो में हम साथी थे। जी जी जी, उनकी डेथ भी यहीं पे हुई है। रेडियो में वो ड्रामे लिखते भी थे जी, रेडियो हैदराबाद में, रेडियो ड्रामे लिखते भी थे और अनाउंसर भी थे और ड्रामा वॉइस भी थे। जी जी हिमायत अली शायर, जी जी, हाँ वो भी वही है। जी जी, और अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, मुसरत नजीर भी वही है। जी मुसरत नजीर साहबा भी यहीं हैं। जी जी बिल्कुल। तो चलिए इंशाल्लाह। मुसरत नजीर तो बहुत पहले यहाँ इंडस्ट्री में थी, मैं बाद में आया। जी जी बहुत। लेकिन जब वो पाकिस्तान आई थी तो मैंने उनकी ऑनर में अपने घर में दावत भी की थी। अच्छा 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 अच्छा, चले तो सबको मेरे सलाम। ओके जी कुरैशी साहब, फिर इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे राब्ता करेंगे, मैं भी, हमदम साहब भी, और रबीना साहबा के मुतालिक जो प्रोग्राम होगा हम फाइनलाइज करेंगे उनकी जो फनी जिंदगी है उनके मुतालिक। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे। खुदा हाफिज। आमीन, खुदा हाफिज। जी ये थे हमारे साथ पाकिस्तान के लेजेंडरी आर्टिस्ट मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, जिन्होंने एक तफसील से हमें इंटरव्यू दिया। भूली बिसरी यादें, हमारा मकसद ही यही होता है कि जो यादें हम भूल चुके हैं उनको हम दोबारा सुने। आपने देखा कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने बड़े तफसील से पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के मुतल्लिक भी बात की, पाकिस्तान आपके बहुत से औराक उन्होंने दोहराए, बिल्कुल, और बड़ी अच्छी और सच्ची और खरी खरी बातें सुनाई। बिल्कुल। देखें, आप ये देखें कि अब हमदम साहब जो है अरसा दराज से ये अमेरिका में रहते हैं जी, और उन्होंने जो हमदम साहब ने लिखा वो मुकम्मल तौर पे उनके जहन में था कि हमदम साहब ने क्या लिखा। हमदम साहब की लिखी हुई तहरीर जो है जी उन्होंने हमें सुनाई। जी जी, माशाअल्लाह 86 साल की उम्र है, बहुत जबरदस्त और यादों से भरपूर एक प्रोग्राम रहा ये। एक उम्र 86 साल की उम्र है उनकी। जी जी जी, और माशाअल्लाह, और मतलब उन्होंने बहुत तफसील से हमें दिया। जी हमदम साहब, आप क्या कहते हैं? नहीं, इस प्रोग्राम में जिस अंदाज से उन्होंने अपनी याददाश्तें बयान की और जिस तरीके से उन्होंने पूरी शख्सियत के बारे में बताया, तो मैं समझता हूँ कि ये मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने हर बात को बड़ी सच्चाई से बयान किया। जी, वो हमारी इंडस्ट्री का सरमाया है। जी, अल्लाह ताला इस सरमाया को बरकरार रखे, कायम रखे, उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। चलो रिसैया चल जावे के, चलो रिसैया चल जावे के, आप चमन में आया वे, चलो रिसैया चल जावे के, आप चमन में आया वे, आप चमन में आया वे, आप चमन
अच्छा हमदम साहब, ये जो मुमताज़ साहिबा ने जो वीडियो हमें भेजी है, क्लिप भेजा है मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के बारे में, जो उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया, वो देखते हैं, सुनते हैं और फिर वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं फिल्म स्टार मुमताज़, आज जिनका मैं जिक्र करने जा रही हूँ वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी शख्सियत, उतने ही बड़े दिल के मालिक, बहुत स्वीट, बहुत हम्बल, जिनका नाम है मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। हम सब ने बहुत ही खट्टा काम किया अल्लाह ताला की मेहरबानी से। जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उन्होंने पंजाबी फिल्मों का रुख ही चेंज कर दिया, बदल दिया, अपने बिहेवियर से, अपने डायलॉग डिलीवरी से। क्योंकि पंजाबी फिल्मों में मोस्टली शोर मचाते हैं, बहुत ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, मैं भी शामिल हूँ उनमें, लेकिन मेल ज़्यादा ऊंचा बोलते हैं। तो मुस्तफ़ा साहब जब तशरीफ़ लेकर आए तो वो बहुत धीमा बोलते थे और बहुत स्वीट बोलते थे। लोगों को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि आज भी लोग उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत याद करते हैं, क्योंकि वो हैं ही बड़े स्वीट। माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी काम किया, मैंने भी उनके साथ काम किया और बाकी के आर्टिस्टों ने भी उनके साथ काम किया। मेरा ख्याल है सबका यही कहना होगा कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक हैं और बड़े हम्बल हैं, बहुत ही हम्बल हैं। और मेरी खुश नसीबी है कि मैंने उनके साथ काम किया। आज भी जब वो मिलते हैं तो बड़े ही प्यार से, बड़ी इज़्ज़त से, बड़े मान से अल्लाह ताला उन्हें लंबी लंबी ज़िंदगी, तंदुरुस्ती और सेहत अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। हमदम साहब, मुमताज़ साहिबा ने जो क्लिप भेजा, मुमताज़ साहिबा ने ये एज ए हीरो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने उनके साथ फिल्म में काम भी किया हुआ है जी। क्योंकि ये जैसे इन्होंने विलन का रोल ही सिर्फ नहीं किया, इन्होंने पॉजिटिव रोल भी किए हैं। तो एक फिल्म बनी थी, फिल्म डिप्टी, 1992 में ये फिल्म बनी थी। ये गीत पिक्चराइज हुआ है मुमताज़ साहिबा पे और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब पे, तेरी या मैं तेरी, फिल्म डिप्टी। लगने हनेरियां तेरे बिन राता
जी हमदम साहब, ये फिल्म थी मौला जट, जिसके मुतालिक मुस्तफा कुरैशी साहब बात कर रहे थे। मौला जट में नवा आया है सोनिया। इस फिल्म का एक डायलॉग्स का क्लिप हम देखते और सुनते हैं। इसमें सुल्तान राही साहब और मुस्तफा कुरैशी पे ये डायलॉग हैं। ये फिल्म थी मौला जट। जी लसन का नवा बहाना सोच रहे हैं या है मुर्दा बुत सिर्फ टांग दे सहारे खलोता है। घोड़े तो थले ते आ सोनिया, तेनू तो पहले ही छड़ देण दा हुण तक दुख है। मेरा दिल कहंदा है तेरी मौत की लकीर मेरे हथ च लिखी है। मैनू ते ऐसा हथ लब दिया जित्ते आ गए ने यार, जरा हथ ते वहा दस इस मुर्दे नू बोरी च बंद करके जरा किथे वे। मैदान कला नाल नहीं, काटे ला के जितने जाते ने सोनिया। ला गंडा सा चला, इस 1.5 मन की लाश ते एक गंडा सा किंदी को तेज चलेगा। इस पिंडे ते निशान पाने लई ते मैं पूरा पंजाब फिरिया वा। जे पंजाब ने तेनू पागल समझ के कुछ नहीं आख्या तो फिर जाके किसी मजार से चादर चढ़ा। इस मुर्दे में बगैर दफनाए तुर जावा, इस कोड़े से पैके नस जाओ। नदियां ते खिद्दड़ दे कन्ने च भी पा दईए ते ओ भी नहीं नसदा। मैं ते फिर लूरी नसदा। इस कंडासे दी तार ते लगा होया 7 नत्तां दियां लत्तां दे लो सूं के समझ आए कि मैं कौन। अच्छा ते मौला जट तू अपनी लत अपने हथी ला के मेरे पैर में सोचे जट दे खाक तो बचन दी आखिरी सूरत ही। बस कर सोनिया बस कर, किधरे नजर लगदी मैनू रज के देख तो लैन दे। रब्बा लत्ता भी दो ने, हथ भी दो, सिर भी एक। इन्ने आम जिस्म बिचते वो जुर्रत आ ही नहीं सकती जेड़ी लत नाल टकरा सके। तेरी बदबख्ती सिर्फ है नत्ता, तो जट दा सिर्फ ना सुने आधा खाक नहीं देखा। एनू चीर के बेहोए तेनू पता लगे तेरा किस तरह नाल वापिया है। कुआरी स्थिति कर जट तक गंडासा तेरी हिक ते बच्चा ते तेनू अपना हथियार याद आ नहीं। ओ जबान कट के मेरी तली ते रखते हुए जिन्ने बड़ी पंचायत च मेरी पैर का ना लिता सी। ओ सत नल तू अपनी पैर नो ढोली च पाना नत्ता ते तुझे हथ नल तू मैनू अपनी लत देनी है। एक और गीत देखते और सुनते हैं। फिल्म है फकीरा जी। कल परसों तो मेरा दिल नहीं लगदा, कल परसों तो मेरा दिल नहीं लगदा। ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार मुमताज़ साहिबा और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब पे। आवाज़ है मैडम नूरजहां की। फिल्म है फकीरा। देखिए और सुनिए।
कल परसों तो मेरा दिल नहीं लगता, कल परसों तो मेरा दिल नहीं लगता, लपे ना इलाज कोई, लपे ना इलाज कोई, मैनू इस लगदा, कल परसों तो मेरा दिल नहीं लगता, ओ कल परसों तो मेरा दिल नहीं लगता। अज तैथों एक गल पुछनी जरूर वे, क्षमा परवाने कोलों क्यों रवे दूर वे, अज तैथों एक गल पुछनी जरूर वे, क्षमा परवाने कोलों क्यों रवे दूर वे, खबर क्यों ले गया, खबर क्यों ले गया, तेरे सारे जगेगा, कल परसों तो मेरा दिल नहीं लगता, ओ कल परसों तो मेरा दिल नहीं लगता। एहो समझाउन मैनू छल्ला उठ जानिया, लब ले किनारा पावे पैन कहानियां, एहो समझाउन मैनू छल्ला उठ जानिया, लब ले किनारा पावे पैन कहानियां, हुण ते निशाना दिले, हुण ते निशाना दिले, अज सोने ठगदा, कल परसों तो मेरा दिल नहीं लगता, ओ कल परसों तो मेरा दिल नहीं लगता, लबे ना इलाज कोई, मैनू इस लगदा, कल परसों तो मेरा दिल नहीं लगता, ओ कल परसों तो मेरा दिल नहीं लगता। जी मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आपने मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का इंटरव्यू देखा और सुना। मुमताज़ साहिबा ने जो क्लिप भेजा वो भी आपने देखा और सुना मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के बारे में। और हमदम साहब जो हैं वो उन्होंने भी मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के साथ यादें शेयर की। यादें क्या शेयर की, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने हमदम साहब की जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनके मुतल्लिक भी बात की। उनकी जो सतरें लिखी गई, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने जो कॉलम लिखे उनके मुतल्लिक भी बात की। अब जो टाइम है वो है OST का। OST जो हमारे दोस्त हैं फ़ारूक आबद और उनके बेटे शुएब फ़ारूक साहब, वो हमें भेजते हैं
और हर हफ्ते वो हमें जब भी हमने प्रोग्राम करना होता है रिकॉर्डिंग उनका आता है OST। ये ड्रामा था माने ना ये दिल, और कुणाल गांजावाला ने इस गीत को गाया है। ये शुएब फ़ारूक साहब और फ़ारूक आबद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मुझे यूनुस हमदम साहब को, ताहिर यूसुफ साहब को, ताहिर यूसुफ साहब जो हैं एक हफ्ते से गायब हैं, मैं फ़ोन कर रहा हूं लेकिन वो फ़ोन आंसर नहीं कर रहे। वो जो हैं कहीं गए हुए हैं, दौरे पे गए हुए हैं, तो बहरहाल उनसे बात होगी। और ज़ीशान अहमद को और आमिर अहमद को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका, हमारा, सबका हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, कनाडा पाइंदाबाद, न्यू जर्सी पाइंदाबाद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुनी सुनी रातें, अनकही कुछ बातें, हल्की हल्की जलन, सुलग रहा क्यों है ये मन, कैसा है ये खालीपन, रुक गई क्यों धड़कन, हाय इश्क की अगन, नम सी रहने लगी हर पल आगे, सब जाने है ये दिल पर माने नए दिल, पर माने ना ये दिल। क्या वो प्यार था या दीवानगी, एक शोर था या थी जिंदगी, मेरा एतबार वो मेरा प्यार, तेरे संग थी बहार, तेरे साथ थे जो हवा के रंग, चाहतों का गुरूर, हल्का सा सुरूर, जज्बों की तपिश से झुकी पलकें, बिन कहे कर देती कैसे सब बातें, सब जाने है ये दिल पर माने ना ये दिल, पर माने ना ये दिल। सोचा था क्या क्या हो गया, आई गम की शाम सब खो गया, वो दीवानगी मन की लगन, तेरे प्यार की पवन, मेरा पूछना तेरा रूठना, पागलपन मेरा वो प्यार था मेरा,
यादों से जुड़ी है मेरी सांसें, कैसे तुझे भुलाऊं, कहीं मर ही न जाऊं। सब जाने हैं ये दिल, पर माने ना ये दिल, पर माने